वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और बाजारों की बात करते हैं। आज गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिली और उसका मुख्य कारण रहा फेड का रेट कट। 25 बेसिस पॉइंट्स का जो कट कल आया है उससे थोड़ा बहुत इमर्जिंग मार्केट्स को सहारा मिला। आज निकाय ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए शंघाई के बाजारों में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द टैरिफ कंसर्न्स, बट इंडियन मार्केट्स में भी आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट के ब्याज दरों में कटौती की है और संभावना ये जताई जा रही है कि अगले इस कुछ महीनों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती और हो सकती है, यानी कि 2 मोर इंटरेस्ट रेट कट्स ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स ईच। हालांकि पावेल साहब की अगर आप कमेंट्री सुने तो वो अभी भी उतने डाविश नहीं है इकोनॉमी को लेके। वो मानते हैं कि लेबर मार्केट में कंसर्न्स है, पर इन्फ्लेशन को लेके अभी भी उनकी चिंताएं बिल्कुल जारी है एज फार एज द यूएस इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। पर अभी के लिए फिलहाल इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ी बहुत खुशी की लहर देखने को मिल रही है। एफआईआईज अभी भी पूरी तरह से वापस तो नहीं आए हैं, पर मार्केट में एक अच्छी बॉयंसी हमको देखने को मिल रही है। आज खुलते ही आईटी शेयरों में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला बहुत समय के बाद। हालांकि पिछले 3 दिनों से बिल्टअप तो हो रहा था, लेकिन आज एक अच्छा रुझान रहा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से कुछ चुनिंदा शेयरों में देखने को मिल रही है, पर इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा जैसे शेयर अभी भी हरे निशान में कामकाज करते हुए। निफ्टी 25,400 का आंकड़ा पार करते हुए उसके ऊपर सस्टेन करते हुए। हालांकि देखना होगा कि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उठापटक तो बिल्कुल बाजार में देखने को मिलेगी। आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सहारा दिया है और बैंक निफ्टी इस समय 250 अंक ऊपर कामकाज करते हुए 55,752 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअली द मार्केट्स आर मूविंग हायर। ऐसे कोई हश नहीं है, कोई रश नहीं है, बट यस हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं थोड़ा बहुत सुधार जो है वो बाजारों में बिल्कुल जारी है। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पे आपको रखनी होगी नजर, इस पे हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम, ही इज अ मार्केट वेटरन, everybody knows him, and Mr. Manas Jaiswal from manasjaiswal.com. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question goes to Sunil sir. Sunil sir, finally we have Fed acting. पता नहीं दबाव में या कैसे, पर अगर आप उनका इंटरनल कमेंट्री सुनेंगे तो कुछ पक्ष में है कि इंटरेस्ट रेट और कटने चाहिए और कुछ पक्ष में है कि इंटरेस्ट रेट को इन्हीं दरों के आसपास रहना चाहिए। पर जो भी है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ तो है। आप इसे कैसा देखते हैं? नहीं, मैं देखता हूँ इसमें जो पॉजिटिव चीज है, ये रेट कट तो ऑलरेडी एंटिसिपेटेड था। करेक्ट। मगर 2-3 चीज जो सामने निकल के आ रही है, वो एक है कि उनका ध्यान इन्फ्लेशन से हटकर लेबर मार्केट की ओर चल गया है। जी। और वो अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन में कोई बदलाव नहीं है। इस साल की 3.1 पे ही है, जी। फिर भी उन्होंने रेट कट किया। तो ये क्या है कि वो फ्यूचर को रीड कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात। सेकंड, उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया उसमें ये भी चीज थी कि फाइनली वो मान रहे हैं कि टैरिफ के कारण जो इन्फ्लेशन में बढ़त होगी वो एक वन टाइम इफेक्ट होगी। कंटिन्यूअसली उसके ऊपर और भी इन्फ्लेशन बढ़ते हुए, यानी ये वाले इन्फ्लेशन को उन्होंने काबू में ले लिया। करेक्ट। तीसरी बात यहां पर है कि जो फेड की वो कंपोजिशन है वो धीरे धीरे बदल रही है। मिस्टर ट्रम्प अपने आदमी को उधर बिठा रहे हैं, एक और लेडी के खिलाफ वो रिमूव करने की कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाके फाइट कर रहे हैं। मगर मई 2026 को ये सब बातें खत्म हो जाएगी। तो बात ये कि तो पवेल का वो लास्ट मंथ है, तो डेफिनेटली न्यू फेड गवर्नर एक ट्रम्प के पक्ष से ही होंगे। करेक्ट। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है कि अगर फेड पवेल ने शुरू कर दिया रेट कट का सिलसिला, तो जरूर मान लीजिए उनके सक्सेसर उसको लंबी कंप्लीटली पकड़ लेंगे। और उनके प्रोजेक्शन डॉट प्लॉट जो कहते हैं उसमें देखें अगर, तो फ्यूचर के लिए 2026 और 27 में इन्फ्लेशन 2% तक गिरते हुए दिख रहे हैं वो, और रेट्स भी 3.1% तक गिरते हुए दिख रहे हैं। यानी करीबन 125 बेसिस पॉइंट्स की आज से करीबन एक रेट कट का 2 साल में। तो क्या है कि मार्केट ऑलवेज फ्यूचर को डिस्काउंट करती है। मेरा मानना है कि ये वाला तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, तो अभी नई जो एक व्यू आ रही है वो ही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली ले रही है कि जो एक रेजिस्टेंस था पवेल के अंदर कि मैं रेट कट नहीं करूंगा, मेरे तो उसमें एक ये हो गया है। तो नेचुरली फ्यूचर प्लॉट का डॉट प्लॉट या फ्यूचर जो एक्शंस होंगे वो डेटा डिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं कि उनके मूड या उनकी पसंदीदा चीज कर रहे हैं, वो डेटा के ऊपर है। मगर जैसे मैंने कहा, मानना कि खाली इन्फ्लेशन एक को नहीं लेने का है, टारगेट करने के लिए लेबर मार्केट भी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए एक खबर कमेंट्री अच्छी थी, तो इसलिए इधर मार्केट ने भी बहुत पॉजिटिवली लिया है ये बात को।
गुड आफ्टरनून मानस सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मानस सर, आपने कहा था पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी कि आप मार्केट्स को ऊपर देखते हैं। अब 25,400 का आंकड़ा भी हम पार कर चुके हैं। यहाँ से कहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए मार्केट, या आपको लगता है कि अब ऊपर के दायरे खुल गए? गुड आफ्टरनून गीतू जी। तो देखिए, ऊपर के दायरे तो ऑलरेडी खुल चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से निफ्टी हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है और जिस तरह इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट हमने हमने करीब 3 या 4 दिन पहले निफ्टी पे देखा, उसके हिसाब से अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो कम से कम 25,600-650 के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 200-250 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। और अब देखिए, जब तक 25,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, मेरा समझना है कि ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी कम से कम 25,650 के टारगेट के लिए। लेकिन मेरा समझना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि निफ्टी 25,650 के लेवल को ब्रेक करके 26,000 की तरफ भी जाने की कोशिश करे। तो मार्केट का अंडरटोन बुलिश है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। तो क्योंकि अब बैंक निफ्टी का साथ मिल गया है, तो आई थिंक चांसेस है कि निफ्टी इस बार 25,650 के आंकड़े को ब्रेक कर सकता है। सुनील सर, आईटी आपका कॉन्ट्राबेट था और आईटी में मोमेंटम आना शुरू हो चुका है। अब आपकी राय क्या बन रही है? कौन से आईटी शेयर आपको बहुत पसंद है? लार्ज कैप, मिड कैप्स, क्या एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे आप? मैं लार्ज कैप पर ही ध्यान दूंगा, क्योंकि देखिए चैलेंजेस जो आईटी के सामने हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा था। तो क्या है कि मार्केट उसको ओवर रिएक्ट कर रही थी, राइट। और ज्यादातर आप देखिएगा मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनी थोड़ी परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि फीलिंग था कि उनके अर्निंग्स भी अच्छे थे और फीलिंग था कि वो एआई का जो चीज है उसको आसानी से संभल के अपना बिजनेस मॉडल को बदला देंगे। और लार्ज कैप के बारे में कुछ नाराजगी थी कि अरे भाई, ये लोग अभी पुराने तरीके के आईटी सर्विसेज में ही फंसे हुए हैं, ये नए तौर पर नहीं आएंगे। मेरा वही था कि ये एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था मार्केट को, एनालिस्ट को, हमारी आईटी कंपनी की एक सस्टेनेबिलिटी और एक रेजिलियंस के ऊपर। और वो गलत थी मेरे ख्याल में, ओवरसोल्ड हो गया था पोजीशन, राइट। और अब देखिए सुधार आ रहा है। और यही बात मैंने आपसे भी कहा था पिछली बार कि फर्स्ट थिंग इज के यूएस में रेट कट का माहौल जो होता है वो उधर बीएफएसआई सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। और बीएफएसआई सेक्टर सबसे ज्यादा आईटी का सर्विसेज को खरीदते हैं। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें 60% अमेरिका को जाते हैं और उस 60% के अंदर और 60% बीएफएसआई को जाते हैं। तो एक वो रेट कट का माहौल से उधर बैंक के हाथ में कुछ पैसा मिलेगा, तो वो अपने एआई रिलेटेड, तो नेचुरली इनको एआई कंसल्टिंग पे डेवलप करना होगा। और मेरी कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनियां, बिकॉज भयंकर कैश है उनके पास, तो जाके कुछ ना कुछ एक मिड साइज एआई कंपनी को भी खरीद के वो कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हमें जिताना है हमारी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। दूसरी बात है कि आज की जो बढ़त देख रहे हैं आप, तो शायद इसमें ये चीज है कि फेड ने रेट कट कर दिया और इस साल में और 2 रेट कट की बात हो रही है। मगर क्या आरबीआई रेट कट करेगी, ये सवाल उठता है। और ज्यादातर लोगों का मानना और मेरा भी मानना है कि इस अक्टूबर पॉलिसी में रेट कट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आरबीआई के मन में भी ये जीएसटी कट का इंपैक्ट ग्रोथ के ऊपर पॉजिटिव दिखेगा। कोई रेट कट करके ग्रोथ को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर आरबीआई नहीं करती है रेट कट, तो जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो बढ़ जाएगी, तो नेचुरली रुपी के ऊपर दबाव आएगा। तो इस माहौल में आरबीआई के सामने है कि क्या मैं रुपी को प्रोटेक्ट करूं या इधर इंटरेस्ट रेट को कट करूं। और मेरा मानना है कि वो रुपी को चलने देंगे। तो वो अगर होता है, रुपी वीकन होती है, तो वो आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो वो एक सेकंड बात उभर के सामने आ रही है, वो एक बात है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि लोकल म्यूचुअल फंड्स भी देखिए, तो कुछ दिनों से आईटी के ऊपर उन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है। तो वो बड़े बायर्स है, नेचुरली उसके पीछे उनका हाथ है। और फाइनल चीज है कि ये फेड के रेट कट के कारण एक रिस्क ऑन सिनेरियो जो बनता है ना, तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो फ्लोज आते हैं उसमें पैसिव फंड्स, ईटीएफ जो होते हैं, उसमें जब पैसा आता है तो उनके पास चॉइस नहीं है। 10-11% तो आईटी का शेयर इंडेक्स में है, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, तो नेचुरली वो ऑटोमेटिक उतने हद तक बाइंग तो पैसिव फंड्स को करनी चाहिए। यहाँ पे कोई सोचने की या ओवरवेट अंडरवेट की बात नहीं बनती। जितना इंडेक्स है उतना तो पैसा आना ही चाहिए। तो ये इसलिए मेरा मानना है कि ये अभी लॉन्ग ओवरड्यू एक जो करेक्शन हुआ था, उसका करेक्शन ऑफ द करेक्शन को अभी बनना है। तो कुछ और चलेगी ये आईटी वाली स्टोरी मेरी। जी,
माना सर, आपने बैंकिंग इंडेक्स के बारे में कहा और हम देख रहे हैं कि कुछ प्राइवेट बैंक्स और लेकिन खास तौर पे पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एसबीआई को देखिएगा, कल भी मोमेंटम था, आज भी मोमेंटम है। हालांकि वो येस बैंक में हिस्सेदारी बेचने की खबर की वजह से थोड़ा बहुत पुश उसको मिल रहा है, पर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इस समय आपको क्या पसंद है? तो देखिए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। 840 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, जिसको कल वॉल्यूम्स के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रेक किया। तो इस ब्रेकआउट को आप इग्नोर नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। तो एसबीआई बिल्कुल तैयार है 900-910 की रेंज को टेस्ट करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, कभी कोई डिप मिले तो भी 824 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, कम से कम 910 के टारगेट के लिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो छोटे पीएसयू बैंक है, चाहे वो पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सभी चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। तो अगर इन सब में से एक स्टॉक पिक करना हो तो मेरे ख्याल से कैनरा बैंक एक बढ़िया पिक हो सकता है। आज एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 111 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट करीब करीब 122-123 तक के आप सेट करके चल सकते हैं। सुनील सर, इंश्योरेंस सेक्टर पे अब क्या नजरिया होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर पे अब 22 सितंबर से जीएसटी बिल्कुल नील हो जाएगा ऑन लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके चलते हुए हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, चाहे एचडीएफसी लाइफ हो, चाहे एसबीआई लाइफ हो, चाहे आईसीआईसीआई प्रू हो, एक अच्छे मोमेंटम में सब स्टॉक बने हुए हैं। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस सेक्टर, मे बी फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए, क्या है कि डेफिनेटली इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि अगर 18% का सेविंग हो रहा है प्रीमियम के ऊपर तो जरूर सेविंग होगी। और मगर इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात चल रही थी, उसके कारण एक नेगेटिविटी था। मगर आई थिंक मार्केट रियलाइज कर रही है कि अल्टीमेटली वो जो एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं जी। उस ब्लैक बॉक्स का फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं 18% का वो मेकअप कर लेंगे उसको। मगर पब्लिक के मन में एक कॉस्ट की रिडक्शन की एक खबर जो आई है, वो शायद इंश्योरेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव। तो ओवरऑल अल्टीमेटली वॉल्यूम्स तो बढ़ेंगे, तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो नेचुरली इनके लिए अच्छी बात है। तो पैरेलली उनका एक डिप्लोमेसी चल रहा है गवर्नमेंट के साथ कि कुछ ना कुछ राहत दीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। वो कैसे बनता है देखना चाहिए, मगर अब कुछ भी उधर पॉजिटिव आ जाए, राइट, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल में जो अभी खरीदारी हो रही है वो बियॉन्ड द नियर टर्म नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर एक आने वाले दिन के बारे में इनकी ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करिए। और मैं भी सहमत हूं उससे कि ऐसी तरह हमें देखना है उन्हें। ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन के कारण हम वहां पे जाके सेलिंग वेलिंग कुछ नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अपना जो पेनिट्रेशन है इतना कम है कि ग्रोथ स्टोरी बहुत लंबी है उसमें। माना सर, पूना वाला फिनकॉप प्रमोटर ने इन्फ्यूज किए हैं 1500 करोड़ रुपए कंपनी में। उसके बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है कंपनी में 62.43 से बढ़ के 63.97 हो चुकी है। उसके चलते हुए मार्केट में जोरदार तेजी स्टॉक पे है और ये स्टॉक 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे 500 को पार कर चुका है। अब क्या करना है? तो देखिए, अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। अब क्योंकि इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निकला है तो यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल की जा सकती है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 550 के आसपास के आते हैं। कोई डिप मिले, थोड़ी क्वांटिटी आप अभी खरीद सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी डिप पे खरीदिए। स्टॉप लॉस आपको 459 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको 550 रुपए सेट करना है। माना सर, मारुति के स्टॉक पे आप क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई पे तो आ ही चुका है, आज भी हरे निशान में ही काज करते हुए? तो देखिए, अभी तक अगर आपने मारुति नहीं खरीदा है तो मेरे ख्याल से तो अब खरीदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सही मौका था जब 14,000 का लेवल ब्रेक किया था। वो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट था और उसके बाद करीब करीब 2,000 रुपए की रैली देखने को मिल चुकी है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करिए। 15,400 जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ अगर एक टारगेट सेट करने हो तो फिलहाल के लिए 16,400 टारगेट है। जो ब्रेकआउट हमने 14,000 के लेवल पे देखा था, उसके टारगेट 16,400 के आते हैं।